सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, और ये घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मयंक ने। तो आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मयंक है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं शुरुआत से ही जालंधर में रहता आया हूँ। हालांकि स्टार्टिंग में जब मेरी उम्र 11 साल की थी उस समय पर हम लोगों ने अपना एक घर शिफ्ट करा था। उस टाइम पर हम जालंधर के नॉर्थ से हटकर साउथ में एक जगह पर शिफ्ट हुए थे जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है। आप मानेंगे नहीं, बट जो हमारा नया घर था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। मतलब हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उस टाइम पर उस प्राइस पर हमें इतना अच्छा घर मिल सकता है। हमारी पूरी फैमिली ही उस घर में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये एक 3 मंजिला मकान था जिसमें कई सारे रूम्स थे। सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल। इसके अलावा सेकंड फ्लोर के एंड में जाते हुए कुछ सीढ़ियाँ थी जो कि आपको थर्ड फ्लोर पर ले जाती थी। मैंने यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि ये बस 5 या 6 सीढ़ियाँ थी। इसके बाद थर्ड फ्लोर एक तरीके से ढलान टाइप में ऊंचा जाता था। मुझे नहीं पता मैं शब्दों में आपको कितना समझा पा रहा हूँगा, बट जो था ऐसे ही था। मैं और मेरे बाकी के दोनों भाई पहले से एक ही कमरे में सोते आए थे। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो सबसे बड़ा वाला रूम जो सेकंड फ्लोर पर था वो हम तीनों को दे दिया गया। पहला साल तो वहाँ पर इतने शांति से बीता कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इतनी जल्दी में। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और मेरी भी उम्र बढ़ने लगी। कुछ समय के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे अपना एक प्राइवेट रूम चाहिए। शुरुआत में थोड़े लड़ाई झगड़े हुए, बट उसके बाद मुझे एक रूम दे दिया गया। अब मैं बाकी के कामों में भी पापा की मदद करने लगा था। इसके अलावा अपने छोटे भाइयों का ध्यान भी मैं रख लेता था। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, और उस टाइम पर चीज़ें बिगड़ना एकदम से शुरू हो गई। अचानक से ही मेरे जो दोनों भाई थे उन लोगों ने रात के समय आने वाली डरावनी आवाज़ों के बारे में बताया और अपने डरावने सपनों के बारे में भी। कुछ ही समय के बाद उन लोगों को थर्ड फ्लोर से एकदम नफरत सी हो गई और अब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाते थे जहाँ पर वो पहले पूरा पूरा दिन खेलने में बिता दिया करते थे। आने वाले कुछ समय तक उन्होंने मम्मी पापा को अपनी बातों पर यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करी और उनसे इस बात की रिक्वेस्ट करी कि उन्हें नीचे वाले फ्लोर पर रूम दे दिया जाए। खैर, मुझे इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये बस उनका बचपना है या फिर उनका वहम। उनकी बातों को सुनकर मैं कभी कभी सोचता भी था कि आखिर इन लोगों को ऊपर आखिर क्या दिखता है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ और ना मुझे पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ हफ्ते और ऐसे ही बीत गए और एक दिन की बात है जब मेरे पापा बाहर गए हुए थे और मैं अपने दोनों भाइयों का घर पर ख्याल रख रहा था। उस टाइम पर हम अपने पेरेंट्स के बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहे थे क्योंकि हमारे पूरे घर में टीवी वहीं लग रहा था। आई होप आपको वो छोटा वाला स्क्वायर शेप का टीवी याद होगा जिस पे हम पहले के समय में हातिम और शकल का बूम बूम जैसे शोज़ देखते थे। उस टाइम पर भी हम ऐसे ही बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते दोपहर से कब शाम हो गई हम लोगों को पता ही नहीं चला, और उसके बाद हमें ऊपर यानी कि थर्ड फ्लोर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, मतलब किसी के भागने की। मुझे पता था कि मैंने क्या सुना है और इसीलिए मैंने फ़ौरन ही अपने भाइयों को ऐसे बहलाने की कोशिश करी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और घर में कुछ भी अजीब नहीं है। बट अंदर से मेरे भी मन में आ गया था कि क्या बात है आखिर। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि शायद कोई चोर घर के अंदर घुस आया है। मैं फ़ौरन ही
नीचे गया और नीचे से जो कपड़े धोने वाली थपकी होती है उसे उठाकर ऊपर लेकर आ गया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट इतना तो मैंने सोच लिया था कि अगर कोई चोर होगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोनों भाई अब तक इस आवाज़ को सुनकर रोने लग गए थे और अब वो जो भागने की आवाज़ें थी वो कंटिन्यूसली आ रही थी। और उस टाइम पर मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया कि अगर घर में कोई चोर घुसा है तो वो इस तरीके से लगातार भाग क्यों रहा है और ऐसे क्यों कर रहा है कि वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता हो। घर में मौजूद इकलौते टेलीफोन के ज़रिए मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा और उन्हें बताया कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी थपकी को हाथ में लिए ऊपर की ओर जाने लगा। मैं एकदम से भागते हुए ऊपर गया और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोला, बट वहाँ पर अंदर कोई भी नहीं था। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई वहाँ से इतनी जल्दी भाग गया हो। और इस टाइम पर मेरे मन में मेरे भाइयों की वो डर वाली बात आई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और अब मुझे डर लगने लगा। खैर, इसके बाद कोई बड़ी घटना तब तो नहीं हुई, बट आने वाले कुछ दिनों में अब मुझे कंटिन्यूसली ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, कोई हर समय मेरे पीछे रहता है। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग थी जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। अब इवन मैंने भी ऊपर वाले रूम में जाना बंद कर दिया था। बस वहाँ पर मम्मी कभी कभी जाती थी सफाई या फिर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा और सोने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद करी और तब एक झटके के अंदर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं फ़ौरन ही मुड़ा और मैंने पाया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी मुझे ऊपर वाली सीढ़ियों से कुछ अजीब सी ही आवाज़ आने लगी, ऐसी मानो कोई वहाँ से मुझे बुला रहा हो। मुझे सच में बहुत डर लगने लगा। इसके अलावा एक और मौके पर रात के समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई लगातार मेरे को मुक्के मार रहा है और मैं बस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अगली सुबह जितना मुझे याद है मेरे पेट पर एक निशान था, वो निशान जो आपको पिटने या फिर किसी चीज़ से चोट लगने पर आता है, नीले रंग का निशान। और ये मेरे इस दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। आने वाली रातों में मैं बस इस बात की प्रार्थना करता भगवान से कि मेरे साथ आज कुछ भी अजीब ना हो। अब मुझे धीरे धीरे पूरी तरह यकीन हो गया था कि हमारे घर में किसी न किसी तरह की आत्मा या फिर सुपर नेचुरल एंटिटी का साया तो है। मैं हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता था और उस टाइम पर अब मैं और ज़्यादा हनुमान जी से मांगने लगा कि हे भगवान, कुछ भी करके हमारे घर से वो जो भी चीज़ है उसको भगा दीजिए। इस बीच एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जैसे कि मैं हर मंगलवार को पूजा करता था, तो बीच में एक समय ऐसा आया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो गई और मैं बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं था। उस टाइम पर मेरे 2 मंगलवार कंटिन्यूसली छूट गए थे पूजा करने के लिए और तब ये जो चीज़ें होती थी मेरे साथ ये होना बंद हो गई और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। और आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो चाहती थी कि मैं हनुमान जी या फिर भगवान की पूजा ना करूँ। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, मेरे घर वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसका जवाब है कि मैंने किसी को इस बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे या फिर मुझे भी बच्चा ही समझेंगे, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों को कहते हैं। 2-3 हफ्तों के बाद एक शाम जब मैं छत पर अपने पप्पी के साथ खेल रहा था, उस समय पर मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक सफ़ेद सा साया मेरी आंखों के सामने नीचे वाली खिड़की से अंदर की ओर चला गया। एकदम से ही पता नहीं कैसे वो बाहर को दोबारा आया और मानो उस चीज़ ने मुझे देखा और फिर मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। डर के मारे जो मेरी हालत थी वो बस मैं ही जानता हूँ। इसके बाद अगली जो घटना हुई उसके बाद तो हमें कंफर्म हो गया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ये घटना उस सफ़ेद साए वाली घटना के 2 हफ्ते बाद की है। आधी रात को एकदम से ही मेरी आँख खुल गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वैसे जल्दी से उठता नहीं हूँ और जब मेरी आँखें ऐसे अचानक से खुल जाती हैं तो मैं ये जानने के लिए परेशान हो जाता हूँ कि आखिर किस वजह से मेरी आँख खुली। आधी नींद में उठने के बाद अब मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर किस वजह से मेरी आँख खुली है और तब एकदम से ही मेरे रूम के जस्ट बाहर से किसी के मानो कूदने की आवाज़ आई और उसके बाद मेरे रूम के दरवाजे पर मानो कोई दस्तक दे रहा था।
सबसे पहले मुझे लगा कि शायद मेरे परिवार का ही कोई है जो कि शायद मुझे देखने के लिए आया है। मैं अपने बिस्तर से उठा ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन था, और जैसे ही मैं उठा एकदम से ही किसी के चलने की काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगी उस तरफ जहाँ पर 3rd फ्लोर की सीढ़ियाँ थी। मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ से धड़कने लगा और मैं फ़ौरन ही बाहर गया और गेट खोला, बट वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे अब ये चेक करना था कि क्या मेरे घर का ही कोई मेंबर था, इसीलिए मैं सबसे पहले अपने भाइयों के कमरे में गया और मेरे दोनों भाई आराम से सोए हुए थे। इसके बाद मैं नीचे अपने पेरेंट्स को देखने गया तो वो भी अपने रूम में सो रहे थे। अब मुझे महसूस हो गया था कि ये जो कुछ भी था कुछ सही नहीं था। मैंने अपने अंदर ही अंदर बस इस बात का नाटक करा कि मैंने किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी और चुपचाप अपने कमरे के अंदर जाने लगा। और जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद करने वाला था, मेरे ठीक पीछे मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं एकदम से पीछे घूमा और मैंने देखा कि काले से धुएं के बीच में से एक बेहद डरावना सा चेहरा, जो कि किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तरफ को देखता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने का हुआ कि हे हनुमान जी मुझे बचा लो, बट मैंने पाया कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जब मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं बोल सकता तो मैंने अपने मन के अंदर ही हनुमान जी का लगातार नाम लेना शुरू कर दिया और मन ही मन मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और थोड़ी देर के बाद मानो वो काला सा धुआं मेरी आंखों के सामने से ही कहीं गायब होने लगा। बाकी की सारी रात मैं बीच बीच में उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता और वापस से लेट जाता। बाकी के आने वाले समय में ये घटनाएं कुछ टाइम तक तो बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगी। आज के टाइम की बात करूं तो जब मैंने अपने भाइयों से इस बारे में बातचीत करी तो मुझे पता लगा कि उनके साथ भी ये घटनाएं लगातार होती रहती थी और कई सारी घटनाएं तो बिल्कुल वैसी थी जैसे मेरे साथ होती थी। इवन अब कुछ टाइम पहले जब मम्मी पापा से मैंने इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इस बात को माना कि उस घर में कुछ सही नहीं था। खैर, उस घर को हमने उस टाइम पर ही 2007 में खाली कर दिया था, बट तब तक हमारे साथ वहाँ पर जितनी भी अजीब चीज़ें हुई, भले ही वो हमने आपस में शेयर ना करी हों, बट ये सारी घटनाएं हम सबके साथ हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ गई। जॉन एक रहस्यमय जगहों का खोज करता था। वैसे तो जॉन ने कई जगहों का पर्दाफाश किया था। ज़्यादातर रहस्य तो लोगों के फैलाए गए भ्रम होते थे, पर कुछ जगह जॉन को कुछ अलौकिक शक्तियाँ महसूस हुई थी। जॉन के साथ उसके 2 सहकर्मी थे जिनका नाम रवि और शनि था, जो जॉन के साथ रहस्यमय जगहों पर जाकर अलौकिक शक्तियों का अपने यंत्र द्वारा पता लगाते थे। जॉन अभी हाल ही में दिल्ली के एक घर में जाकर वहाँ हो रही रहस्यमय घटनाओं पर से पर्दा हटाकर आया था। लोग उस घर के पास ना आए, इसीलिए उस घर के भूतिया होने की अफवाह फैला दी गई थी। जॉन अभी कुछ दिनों तक आराम करना चाह रहा था। तभी रवि ने आकर बताया कि सर, आपसे कोई मिलने आया है। जॉन किसी से मिलना तो नहीं चाहता था, पर यह सोचकर कि कोई मुसीबत में हो सकता है, जॉन उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस में गया। ऑफिस में एक 20-22 साल का लड़का डरा हुआ बैठा हुआ था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो डरा हुआ है। जॉन ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए उसका नाम पूछा। कुछ देर चुप रहने के बाद उस लड़के ने बोलना शुरू करा। उसने बताया कि सर, मेरा नाम रॉकी है और मैं दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे और 4 दोस्त थे जिनका नाम प्रदीप, निशु, प्रशांत और रिजवान था। हम 5 को कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टियाँ मिली थी तो हमने घूमने का सोचा। हम राजस्थान में किसी जगह पर घूमना चाहते थे। हमने अपने घर वालों को बता दिया कि हम अपनी कार से राजस्थान के जैसलमेर जा रहे हैं। हम गए तो जैसलमेर ही, बट उसके बाद हम वहाँ पर कम समय बिताकर पहले उदयपुर जाने की भी सोच रहे थे, क्योंकि प्रशांत के रिश्तेदार वहीं रहते थे। हम रात में निकले ताकि सुबह तक उदयपुर पहुँच जाएं। कार हम लोग आपस में बदल बदल कर चला रहे थे, जिससे किसी को भी थकान ना हो। रात का समय था और रिजवान गाड़ी चला रहा था। तभी उसने हमें आवाज़ दी और कहा, देखो कितने लोग इस रास्ते से जा रहे हैं और हम लोग अभी कुलधरा गांव से गुजर रहे हैं। हम लोग आधी नींद में थे और रिजवान की आवाज़ से हमारी नींद खुल गई थी। हमने बाहर देखा तो सच में कई लोग सड़क पर चल रहे थे, पर एक बात अजीब थी, सभी लोग अंधेरे में एक लाइन में चल रहे थे।
जैसे ही प्रशांत ने सिर बाहर निकालकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। कार के पीछे की रोशनी में देखने पर प्रशांत ने देखा कि सारे लोगों की आंखें सफ़ेद थी और उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। प्रशांत ने चिल्लाकर रिजवान से गाड़ी भगाने के लिए कहा और सब लोग बहुत डर गए थे। सब लोग प्रशांत से पूछना चाह रहे थे कि आखिर क्या बात है, पर रिजवान ने प्रशांत के चेहरे पर डर देखकर ही कार की गति बढ़ा दी। डरते डरते रुक रुक कर प्रशांत ने सब कुछ हमें बताया, पर शायद हमारी परेशानी कम नहीं होने वाली थी। अभी गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी कोई हमारी गाड़ी पर कूदा, मानो किसी हथियार से कार पर हमला करा गया हो, और आगे जाने पर किसी ने हमारी कार को धक्का दे दिया। पता नहीं कैसे फिर कार ज़मीन पर लुढ़कती गई और मैं कार से बाहर जा गिरा। जब मैंने कार में देखा तो मेरे सारे दोस्त कार से गायब थे और एक विचित्र जीव कार पर बैठा हुआ डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। मैं अपनी जान बचाता हुआ भागा और किसी गांव में जाकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब किसी तरह मैं दिल्ली पहुंचा और आपसे मिलने आया हूं। प्लीज़ सर, कृपया करके मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। जॉन, जो काफ़ी देर से रॉकी की कहानी सुन रहा था, उसने अपने सहकर्मी शनि को बुलाया और कहा कि जैसलमेर की 3 टिकट कराओ और सारे यंत्र ले चलो। जॉन ने रॉकी से गायब हुए दोस्तों का चित्र ले लिया था। अगले दिन जॉन, रवि और शनि तीनों जैसलमेर के लिए निकल गए और वहां जाकर उन्होंने गाइड से बात करी। गाइड ने कहा कि सर, हम वहां दिन में ही घूम आते हैं क्योंकि रात में खतरा है। जॉन ने कहा कि हमें वहां पर रात में जाना है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम शाम में हमें पहुंचाकर वापस आ जाना। शाम के वक्त गाइड, जॉन और उसके सहकर्मी कुलधरा गांव पहुंचे। गाइड कुछ दूर रुककर वापस आ गया। जॉन और उसके सहकर्मियों ने कई जगहों पर कैमरे लगाए और घटनाएं घटने का इंतज़ार करने लगे। 2 से 3 घंटे बीत गए बट कोई हलचल नहीं हुई। तभी जॉन के यंत्र में हलचल होने लगी। जॉन की मशीन से निकलती आवाज़ वहां मौजूद अलौकिक शक्ति की तीव्रता को बता रही थी। जॉन ने दोनों को सतर्क रहने के लिए बोलकर कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगा। वीडियो में जॉन ने देखा कि एक औरत बहुत तेजी से इधर उधर भाग रही थी, पर सामने देखने पर कुछ भी नहीं था। जॉन अपने सहकर्मियों से बात कर ही रहा था कि सबको सड़क पर कई सारे लोगों के चलने की आवाज़ आने लगी। जॉन एक कैमरा लेकर जल्दी से सड़क की ओर भागा और सड़क पर कई सारे लोग और बच्चे जा रहे थे। जॉन ने उनका आवाज़ दी, पर उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जॉन ने जब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी को उनके चेहरे पर लगाया तो जॉन बेहोश होते होते बचा। सबके चेहरे भावहीन, आंखें सफ़ेद और कुछ के तो जले हुए चेहरे। जॉन ने अपने साथियों से भागने के लिए बोला और एक खंडहर में जाकर छुप गया। आज तक उसके साथ कई सारी घटनाएं हुई थी, पर इस बार की घटना ने जॉन को अंदर तक हिला के रख दिया था। रवि और शनि भी अलग अलग घरों में छुपे हुए थे। जॉन अभी छुपा हुआ था कि तभी किसी ने उस खंडहर का दरवाज़ा खटखटाया। जॉन ने सोचा कि शायद रवि या फिर शनि होंगे। जॉन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक आदमी अंदर आया और रानी रानी कह के आवाज़ लगाने लगा। अंदर से एक औरत आ गई और उस आदमी ने उससे कहा कि ज़मींदार के आदमी आ रहे हैं, कहीं छुप जाओ। रवि अभी छुपा हुआ था कि तभी किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और 5-6 लोग तलवार लेकर अंदर घुस आए और रवि का गला एक ही झटके में उन लोगों ने काट दिया। रवि की दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज रही थी और इस चीख ने सड़क पर जा रहे निर्जीव लोगों में जान फूंक दी थी। सारे लोग अजीब आवाज निकालकर रवि की लाश के पास आए और उसका खून जानवरों के जैसे पीने लगे। शनि, जो रवि की चीख सुनकर बाहर रवि को ढूंढने निकला था, रवि के साथ हुई इस घटना को देखकर वो भागना चाहता था, पर उसके सामने तभी उसे 2 काले कुत्ते दिखाई दिए और उन्हें देखकर वो वहीं रुक गया। उसके सामने ही वो दोनों कुत्ते काले खूंखार दानव में बदल गए और शनि की हर चीख के साथ उसके शरीर का सारा मांस नोच लिया गया। जॉन डर कर अंदर नहीं बैठ सकता था। वो जैसे ही बाहर निकला, एक औरत उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। ये चीख सुनकर जॉन वहां से भागा तो सामने शनि की लाश देखकर उसके पसीने छूट गए। जॉन को अब लोगों के दर्द से चीखने और मदद मांगने की आवाज़ आने लगी। वो भागता हुआ एक घर में घुसा तो उसने देखा कि कई सारी लाशें बिना सर के और कई सारी नोची हुई और खाई हुई थी।
जॉन बाहर भागा और सामने एक खूंखार दानव को देखता है। उसने जॉन को गले से पकड़ लिया और फिर न जाने कहाँ उसे अंधेरे में लेकर गया। सुबह जब वो गाइड वापस गांव में आया तो उन तीनों की लाश देखकर वो भागा और सीधा पुलिस को लेकर गांव आया। पुलिस आई और पुलिस ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा और उसके बाद पुलिस को कई सारी लाशें मिली, साथ ही मिली जॉन की भी लाश। जॉन की आंखें डर से खुली हुई थी। पुलिस ने कैमरों में रिकॉर्ड वीडियो देखे तो उसमें बस कुछ कुत्ते दिखे जो कि सनी की लाश को खा रहे थे। इस खबर ने लोगों में कुल्हरा के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। आज हम ब्लडी मैरी वाला खेल खेलेंगे और देखेंगे कि ब्लडी मैरी दिखाई देती है या फिर नहीं। आमिर ने बोला, पर यार वो तो मजाक है ना, ब्लडी मैरी सच में थोड़ी ना है, फालतू में क्यों रात की नींद खराब करनी। चार्ल्स बोला, पर हम ब्लडी मैरी का वीडियो बनाकर उसमें झूठ दिखाएंगे कि हमें मैरी का भूत दिखा और यूट्यूब पर डालेंगे। लाखों लोग हमारे वीडियो देखेंगे और हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वैसे भी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज के कुछ लड़के इसी खेल को खेलते हुए लापता हुए थे, तो जब हम ऐसा वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। आमिर ने चार्ल्स से बोला तो वो भी खुश हो गया। रोमन जो दोनों की बातें सुन रहा था उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोलना शुरू करा। ब्लडी मैरी बस एक फोकलोर है जिसने लोगों को बहुत डराया था। एक मैरी नाम की औरत थी जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो काला जादू भी करती थी। अपने काला जादू करने के लिए उसने कई बच्चों की बलि दे दी थी। उसे तंग आकर आसपास के लोगों ने उससे उसका बच्चा छीन लिया और मैरी को जलाकर मार डाला और उसकी आत्मा एक आईने में कैद हो गई। पर अपनी बच्ची को वो आज भी ढूंढती है। अगर उसे ये कहकर बुलाया जाए कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो वो आ जाती है और बच्चा नहीं मिलने पर गुस्से से बुलाने वाले को मार डालती है। कहते हैं कि अगर कोई इंसान रात के 3 बजे कमरे में अंधेरा करके सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर आईने के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले तो आईने में उसे ब्लडी मैरी दिखाई देती है। अगर कोई इंसान ये 3 बार कह दे कि ब्लडी मैरी तुम्हारा बच्चा मेरे पास है तो उस इंसान की मृत्यु निश्चित है। आमिर और चार्ल्स ठहाके लगाकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम 21वीं सेंचुरी में होकर इस तरह की तकियानूसी बातें कर रहे हो। ये कहानियाँ तो बच्चों को सुलाने के लिए सुनाई जाती हैं। हम तो 20 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले बहादुर लड़के हैं। तुम विश्वास करो या ना करो, उस विश्वास का मजाक तो मत उड़ाओ, क्योंकि किसी के विश्वास के पीछे कुछ तो सच्चाई होती ही है। किसी को अधिकार नहीं है उसका मजाक उड़ाने का। रोमन ने थोड़ा सीरियस होकर बोला। रोमन, आमिर, चार्ल्स तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और काफ़ी गहरी दोस्ती थी तीनों में। रोमन को शुरू से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने का शौक था और इस शौक से उसकी कुछ कमाई भी हो जाती थी। रोमन के वीडियो का मुख्य केंद्र आत्माओं पर वीडियो बनाना था। रोमन के अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हो चुके थे। तब एक दिन उसने सुना कि लोगों में ओइजा बोर्ड नाम की चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसने सोचा क्यों ना आज ओइजा बोर्ड का ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूं। ओइजा बोर्ड के खेल के नियम के अनुसार आपको कमरे में रोशनी जलाकर किसी आत्मा को बुलाना होता है और फिर उससे कुछ सवाल पूछने पर ओइजा बोर्ड पर रखने वाली वस्तु इधर उधर होकर आत्मा के रूप में जवाब देती है। फिर आप आत्मा से पूछकर इस खेल को ख़त्म कर सकते हैं। इस सारे प्रक्रिया को रात के 2 से 3 बजे के बीच में करा जाता है। रोमन ने भी रात के 2 बजे ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके एक आत्मा को बुलाया और उससे सवाल जवाब करके उसे जाने को बोला और आत्मा ने जाने के लिए हाँ बोल दिया, बट वो गई नहीं और तब से रोमन की ज़िंदगी से खुशहाली चली गई थी। पहले खुश और बिंदास रहने वाला रोमन अब डरा डरा सा दुखी रहने लगा था। रोमन को हर काम की सहमति आत्मा से लेनी पड़ती थी। धीरे धीरे उसने यूट्यूब से दूरी बना ली थी और अब रोमन का यूट्यूब अकाउंट आमिर चलाता था। आमिर यूट्यूब पर ब्लडी मैरी वाला वीडियो किसी भी कीमत पर डालना चाहता था। आमिर ने चार्ल्स के साथ रोमन को मनाने का सोचा। पहले तो रोमन झिझका, पर आत्मा के इशारे पर वो मान गया। फैसला हुआ कि तीनों बारी बारी से कोशिश करेंगे। रात के 3 बज रहे थे और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। सबसे पहले चार्ल्स बाथरूम में गया और एक मोमबत्ती की रोशनी में आईने के सामने खड़ा होकर बोलने लगा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी।
कुछ भी नहीं हुआ और उसने 2 से 3 बार फिर से कोशिश करी और उसके बाद बाथरूम से बाहर आ गया। अब बारी रोमन की थी। रोमन पहले से ही डरा हुआ था, पर दोस्तों के दबाव में वो ये कर रहा था। मजबूरी में ही वो बाथरूम में एक मोमबत्ती जलाकर गया और ब्लडी मैरी 3 बार कहकर वापस आ गया, बट कुछ भी नहीं हुआ। अब चार्ल्स की बारी थी। चार्ल्स बिना डरे मोमबत्ती जलाकर बाथरूम में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, हे ब्लडी मैरी, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, आओ और आकर ले जाओ। कहकर आमिर बाहर आया तो चार्ल्स के कमरे का बल्ब जलने लगा, जबकि हैरानी की बात थी कि वहाँ पर बिजली कटी हुई थी उस समय। जब आमिर बाथरूम से बाहर मोमबत्ती की रोशनी में आया तो चार्ल्स और रोमन की तो मानो सांसें ही बंद हो गई, क्योंकि आमिर के पीछे पीछे एक औरत भी बाथरूम से बाहर आई थी और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। रोमन और चार्ल्स चिल्लाते उससे पहले ही उस औरत ने आमिर को गर्दन से पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगी। मेरा बच्चा कहाँ है? आमिर ने डरते डरते कहा कि मेरे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। उस औरत ने आमिर को ज़मीन पर पटक दिया और फिर रोमन और चार्ल्स पर टूट पड़ी। अगली सुबह पुलिस को रोमन, चार्ल्स और आमिर के गुमशुदा होने की बात पता चली, तो पुलिस छानबीन करने के लिए उनके रूम पर आई। वहाँ बस चारों तरफ फैला हुआ खून दिखाई दिया। पुलिस को आमिर का कैमरा मिला, जिसके फुटेज में ब्लडी मैरी खेल खेलने की बात करी जा रही थी। सारे सबूत लेकर पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सेंट थॉमस कॉलेज के छात्र कहाँ लापता हो गए। आज सभी स्थानीय समाचार पत्र की यही हेडलाइन थी कि एक बार फिर से 3 कॉलेज छात्र ब्लडी मैरी खेल खेलने के बाद लापता हो गए। प्रकाश, आज फिर से तुम कबाड़ उठा लाए। कितनी बार तुम्हें कहा है कि पैसे बचाओ जिससे हमारा भविष्य अच्छे से गुजरे, पर तुम हर बार कबाड़ खरीद लाते हो। खींचती हुई पायल ने कहा तो प्रकाश उसे मनाने में लग गया। प्रकाश को पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक था। वो पहले भी कई पुरानी चीज़ें घर में ला चुका था। पायल को ये पसंद नहीं था, पर प्रकाश की खुशी के कारण वो शांत हो जाती थी। पर आज तो प्रकाश ने हद ही कर दी। आज सुबह सुबह उसने काफ़ी पैसे देकर एक पुराना कैमरा खरीदा था। पायल गुस्से में थी, पर प्रकाश उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने वादा करा कि वो उस कैमरा को वापस दुकानदार को वापस कर देगा। तब जाकर के पायल शांत हुई। आज रविवार होने के कारण दिन भर प्रकाश कैमरे में ही लगा रहा। किसी छोटे बच्चे की तरह वो कैमरे को हमेशा अपने साथ ही रखता। पायल ने किसी तरह शाम को प्रकाश को लेकर कबाड़े वाले की दुकान पर गई। कबाड़ी वाला ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसने कैमरा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। पायल ने बहुत बहस करी, पर कबाड़ी वाला भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर पायल प्रकाश को डांटती हुई वापस घर के लिए चल दी। कबाड़ी वाला राहत की सांस ले रहा था। उसे वो दिन याद आने लगा जब एक इंसान उसके पास वो कैमरा रखकर चला गया था। कबाड़ी वाले से उसने पैसे भी नहीं लिए और बस कैमरा दिया और जल्दबाजी में चला गया। वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था, पर कबाड़ी वाला तो मुफ्त में मिले कैमरे को देखकर खुश हो गया था। कैमरा लेकर कबाड़ वाला खुश होकर घर आया था, पर उस दिन के बाद से वो चैन से नहीं जी सका। रात में घर में किसी का चलना और कैमरे का अपनी जगह से खुद ही गायब हो जाना और दूसरी जगह पर मिलना आम बात हो गई थी। उसका बच्चा तो हमेशा अपने साथ ही रखता था उस कैमरे को। कैमरे के लिए बच्चे का लगाव देखकर जब उसने एक दिन अपने बच्चे की तस्वीर ली उस कैमरे से, तब उसका बच्चा गायब हो गया। तब उसे महसूस हुआ कि उसके घर में कोई बुरी शक्ति है। उसने कैमरे को अपनी दुकान में बेचने के लिए रख दिया। प्रकाश उसका पुराना खरीदार था, तो उसने प्रकाश को कैमरा देखकर उसकी कई खूबियां बताई और काफ़ी पैसे लेकर कैमरा बेच दिया। प्रकाश का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। अब वो ज़्यादा समय कैमरे के साथ बिताता और पायल ये देखकर बहुत परेशान होती। वो जितना भी उसे रोकने की कोशिश करती, पर प्रकाश तो बच्चों की तरह जिद करता रहता। पायल ने सोचा कि कुछ दिन इसे रखने देती हूँ। जैसे ही इसका लगाव इससे ख़त्म होगा, प्रकाश खुद ही सही हो जाएगा। पर दिन के बाद महीने निकल गए, लेकिन प्रकाश का लगाव कैमरे के लिए बढ़ता गया। हार कर पायल ने एक रात
प्रकाश के सोने के बाद उस कैमरे को उठाया और कूड़े में फेंक दिया। प्रकाश ने सुबह उठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया तो पायल ने उसे लाख समझाया, पर प्रकाश रोता रहा। पायल थक हार कर कैमरा लेने बाहर जाने लगी तो दरवाजे पर उसे कैमरा रखा हुआ मिला। प्रकाश ने पायल के उठने से पहले ही झटक कर कैमरा उठा लिया और प्रकाश कैमरे को और संभाल के अपने पास रखता। प्रकाश की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पायल ने उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या था। अब घर में कुछ घटनाएं भी बढ़ गई थी, पर पायल को दिखाई कोई भी नहीं देता। एक रात पायल सो रही थी, तभी प्रकाश के करवट लेने से उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक औरत दिखी जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें की पुतलियां सफ़ेद थी। वो औरत पायल को गुस्से से घूर रही थी। पायल चिल्लाना तो चाहती थी, पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही मानो रुक गई थी। कुछ देर में वो औरत प्रकाश के पास रखे कैमरे को छूकर चली गई। पायल की तो मानो नींद ही खराब हो गई थी। अब पायल को उस घर में डर लगने लगा था। प्रकाश की हालत और ख़राब होने लगी थी। अब प्रकाश कैमरे को देखकर बात करने लगा था। जब भी पायल कुछ बोलती तो वो गुस्से से चिल्ला उठता। एक दिन बड़े प्यार से पायल को वो बोलता है कि आओ मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेता हूँ। प्रकाश, जो इतने दिनों तक पायल से प्यार से एक शब्द नहीं बोला था, वो अचानक ऐसे बोला तो पायल ने बड़े प्यार से उसकी तस्वीर ली। रात में प्रकाश पायल के पास ही सो रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि प्रकाश वहाँ पर नहीं है। घर में उसने बहुत ढूंढा और उसे प्रकाश कहीं नहीं मिला। जब सुबह हुई तो पायल ने आस पड़ोस में पूछा, पर प्रकाश का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई उसका। पायल दुख से रो रही थी कि तभी उसकी नज़र कैमरा पर गई। पायल कैमरा लेकर उस कबाड़ वाले के पास गई। सख्ती से पूछने पर उसने सब कुछ पायल को बता दिया, पर पायल ये बात किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि कोई उसकी बात का यकीन ही नहीं करता। कबाड़ वाले ने भी वापस वो कैमरा लेने से मना कर दिया और तब पायल ने कैमरा लेकर एक बड़े से कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरमान, जो कि जॉब करके वापस घर जा रहा था, उसे रास्ते में सड़क पर पड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर और पुराना कैमरा दिखा। पूछने पर किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया तो अरमान उस कैमरा को लेकर अपने घर चला गया। हमारी इस दुनिया में भूतों की कहानियाँ लगभग सभी ने सुनी हुई है, बट ज़्यादातर लोग इन पे यकीन नहीं करते। पर हाँ, अगर आप हर एक इंसान से जाके पूछो तो कभी ना कभी उसके साथ कोई ना कोई घटना ज़रूर घटी होगी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। हर किसी के पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में वो समझा नहीं सकते। एक धुंधली याद जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बट वो काफ़ी ज़्यादा असली लगती है। और कई बार हम लोग ऐसी घटनाओं को बस अपना भ्रम मान के छोड़ देते हैं। हो सकता है रात में अपनी गाड़ी से जाते हुए जिस इंसान को आपने देखा हो वो वहाँ पर नहीं खड़ा था। हो सकता है उसकी गर्दन कटी हुई नहीं थी, ये सिर्फ आपका एक बुरा सपना था, एक बेहद डरावना बुरा सपना। हम सभी के साथ घटनाएं होती हैं, हम सभी के साथ घटनाएं हुई हैं, पर हम सभी अपने आप से बोल देते हैं कि ये सच नहीं था, ये झूठ था, इसके पीछे का कुछ और कारण ढूंढते हैं। शायद आप में से कई लोग अब भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कभी महसूस करा ही नहीं। तो आइए आज मैं आपका नरेटर अभिषेक आपको एक ऐसा भयानक एक्सपीरियंस देता हूँ जिससे मैं वादा करता हूँ आपका इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का नज़रिया ज़रूर बदल जाएगा। बस अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही सोचिएगा। इमेजिन करिए आप एक इंडिया के किसी छोटे से गांव में रहते हैं। ये गांव ज़्यादा डेवलप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले एक रेलवे स्टेशन था जो कि कई सालों से फ़िलहाल बंद है। कहीं ना कहीं इस गांव पर बाहर अथॉरिटीज़ की बिल्कुल नज़र नहीं जाती है। आप चाहते हो ये गांव बदले, पर किस तरीके से? हमारे देश की एक खासियत और थी, यहाँ के कई सारे मैप्स काफ़ी लंबे समय तक इस तरह के थे जिनमें कई जगहों का तो नामो निशान ही नहीं था। आपके गांव में भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता, पर आप हर एक जगह घूम चुके हो। अब यहाँ से शुरू होती है असली बात।
आपके गांव में कुछ अर्बन लेजेंड्स हैं, कुछ अनकही कहानियाँ जिनके मुताबिक आपके गांव में कुछ जगहें हैं, कुछ अंधेरी जगहें। ये वही गांव के हिस्से हैं जिनके बारे में आपको किसी भी मैप पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हर साल धीरे धीरे उन जगहों के बारे में बात करना ऐसा हो रहा है जैसे कि उनके बारे में बोलना ही पाप हो, पर बातों को फैलने से कौन रोक सकता है। बातें सभी लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल जाती हैं। बूढ़े लोग अपने बच्चों को बताते हैं ताकि वो लोग कोई ऐसा काम ना करें जिससे उन्हें खतरा हो। इसके बाद उनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने परिवार को ये सारी घटनाएं बताते हैं ताकि उनकी फैमिली को भी कभी कुछ ना हो। पर हम सभी मिलकर आखिर में इन सारी कहानियों को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते हैं। आप इस गांव में बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, एकदम सिंपल, जैसे कि गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति जीता है। पर सारी बात तो बातों की ही है, क्योंकि आपने कई लोगों से बातें सुनी हुई हैं। आप हमेशा चाहते हो कि आप इन बातों पर ध्यान ना दो, उन चीज़ों के बारे में ना सोचो, पर कहीं ना कहीं से वो चीज़ें रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। आपको भी पता है कि ये बातें आपको एक ना एक दिन ज़रूर डराएंगी, भले ही कुछ साल बाद या फिर आज ही क्यों नहीं। और आखिरकार वो रात आती है जब आप अपनी ज़िंदगी का सबसे भयानक डर अपनी आंखों के सामने जियोगे। आपको पर इस चीज़ के लिए पहले से ही आइडिया था, आप पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे। आपके गांव के बड़े बुजुर्गों ने आपको पहले से सिखा रखा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, या कम से कम आपको तो यही लगता है। शुरू में आपको कोई अजीब नहीं लग रहा था। एक सर्दी की शाम, हल्की ठंड बढ़ चुकी थी और आप अपनी साइकिल पर अपने काम से घर की ओर लौट रहे हो। सर्दी होने के कारण अंधेरा हो चुका है और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। दिन भर काम से बोर होने के बाद आप अपने घर जा रहे हो, ये सोच के कि आप घर जाकर आराम करोगे। अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, पर आपका गांव उन बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि गांव के सभी लोग इस समय तक अपने घरों के अंदर जा चुके हैं। आखिर हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी कि वो बता सके ये सारी कहानियाँ, वो सारी बातें सच थी या फिर झूठ। पर कोई भी इन बातों की जांच कभी नहीं करना चाहता था। पर आप, सूरज ढलने के बाद भी आप अपने घर की ओर बढ़ रहे हो अंधेरे में। आपको साइकिल चलाते चलाते अच्छी खासी देर हो गई है। आप थोड़ा थका हुआ फील कर रहे हो, इसलिए आप साइकिल से उतरते हो और धीरे धीरे उसको लेकर आगे बढ़ने लगते हो। चलते चलते आप धीरे धीरे एक गाना गुनगुना रहे हो और सामने का रास्ता देख रहे हो। सामने सड़क पर धीरे धीरे चांद की रोशनी फैलने लगी है और अब आप चलते चलते एक बड़े से पेड़ के सामने आ गए हो। ये पेड़ हमेशा से यहीं पर था, पर आज आपको इस पेड़ को देखकर काफ़ी राहत सी महसूस हुई। 1 मिनट को आपने अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ा किया और आप उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। अभी बस आपने अपनी कमर उस पेड़ पर लगाई ही थी और अपनी आंखों को बंद ही करा था कि एकदम से आपको पेड़ के ऊपर पत्तियों से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। आपकी आंखें एकदम से खुली और आप इधर उधर देखने लगे। रात के समय कभी पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर आत्माएं होती हैं, वो आपको कहीं ले जाएंगी, कहीं ऐसी जगह जहां से आप वापस ना लौट सको। गांव वालों की यही बातें अब आपके दिमाग में आने लगती है। आप थोड़ा सा कांप जाते हो, खुद को बोलते हो कि ये बस अंधविश्वास है, पर डर तो आपको लग ही रहा था। इसलिए आप अपनी साइकिल उठाते हो और एक बार फिर से घर की ओर बढ़ने लगते हो। आप उन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि आपको डर लग रहा है। मन में आप श्री हनुमान जी का नाम ले रहे हो। ऐसा कहते हैं उनका नाम लेने से सारी बुरी बलाएं टल जाती हैं। थोड़ी ही देर हुई होगी, अब आप आते हो उस फाइनल जगह पे जहाँ से आप गांव के अंदर घुसने वाले होते हो। ये एक पुराना रेलवे फाटक है जो कि आगे जाके आपके गांव के उसी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। इस फाटक के पास
ज़्यादातर तो कोई भी नहीं दिखता, दिन को छोड़ के, पर रात में तो कोई भी नहीं। जैसे ही आप उस फाटक के पास आते हो, आप देखते हो आपके सामने एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसने अपने मुंह को पल्लू से ढका हुआ है। एकदम से उसकी झलक आपको चौंका और डरा देती है। आप काफ़ी तेज उछल जाते हो और आप उसकी ओर देखने की कोशिश करते हो कि तभी एकदम से आपके दिमाग में बात आती है जो आपके बड़ों ने आपको बताई थी। उन्होंने बताया था रात के समय पुराने रेलवे फाटक पर लोगों को औरत दिखती है। आपको लगेगा कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और ज़्यादातर समय तक नहीं पहुंचाएगी, पर वो कुछ और ही चाहती है। आपको बुजुर्गों ने साफ कहा था कि जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में फंस जाओ तो कभी भी अपनी पीठ दिखाकर एकदम से मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो एक सीधा सिग्नल होगा उस आत्मा को कि आप उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बल्कि लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आप उसे मिल चुके हो तो आप बस उसके पास जाओ और उसकी बात को सुनो। उससे बात मत करो, कभी नहीं, बस जो वो बोले उसकी सुनते रहो। ज़्यादातर टाइम वो अलग बातें नहीं बोलेगी, बस यही कि उसे कहीं पर जाना है, पुराने वाले बस अड्डे या फिर पुराने रेलवे स्टेशन। वो जहाँ जाना चाहती है बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दो और कुछ भी मत कहो। उससे ज़्यादा बात करना भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने कहा है ठीक वैसा ही करो। आप वैसा ही करते हो। आप उसके पास जाते हो, उसके बात सुनते हो और वो आपसे कहती है मुझे अपने साथ रेलवे स्टेशन ले चलो। आप जानते हो काफ़ी समय से वो स्टेशन बंद पड़ा है और वहाँ कोई नहीं जाता, पर आप इस टाइम पर वापस नहीं जा सकते। आप बस हाँ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा ही करते हो। वो आपके पीछे आपकी साइकिल पर बैठ जाती है और उसके बाद आप धीरे धीरे चलने लगते हो। तभी आपको याद आता है आग एक जरिया है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हो। आप कभी बीड़ी नहीं पीते, कभी ऐसा कुछ नहीं करते, पर गांव वालों की कहानियां सुनने के कारण आपके पास हमेशा एक पॉकेट लाइटर होता है। आप अपने एक हाथ को साइकिल से कंट्रोल करते हो और एक से उस लाइटर को अपने पॉकेट से निकालते हो और आप एक झटके में उस लाइटर को जला लेते हो। तभी आपकी नज़र पड़ती है उसके अंदर मौजूद फ्यूल पर। आप देखते हो कि वो आधे से भी कम बच रहा है। आग ही तो थी जो कि आपको इन चीज़ों से बचाने वाली थी, पर जैसे ही आग बुझेगी शायद आपकी ज़िंदगी का दिया भी बुझ जाएगा। आप कंफ्यूज हो कि उसके अंदर का सारा फ्यूल कहाँ गया, क्योंकि आपने तो कभी उस लाइटर को यूज़ करा ही नहीं। पर अब क्या कर सकते हैं, अब आप उसके बारे में नहीं सोच सकते। आप बस अपने आप से कहते हो कि ठीक है, आपको अब पुराने स्टेशन नहीं जाना है, बस करना इतना है कि आपको अपने घर की ओर जाना है। और एक बार आप वहाँ पहुँच गए, आप बस उस औरत को बाहर छोड़ दो और अपने घर के अंदर चले जाओ। हमेशा यही होता आया है, बस आपको अपने घर पहुँचना है। धीरे धीरे साइकिल आगे बढ़ाते हुए आप बार बार लाइटर की ओर देख रहे हो और सोच रहे हो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। कम से कम अब तक आपने कोई भी नियम नहीं तोड़ा और आपने बिल्कुल वैसा ही करा है जैसा आपको करना चाहिए। आपके लाइटर में इतना फ्यूल तो है कि आप घर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका लाइटर करीब 20 से 30 मिनट जलने के लिए तैयार है और आपका घर लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। आपको अब अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा। आप आखिरकार इसके लिए तैयार थे। वो औरत जो आपके पीछे बैठी है वो बार बार कुछ न कुछ बोले जा रही है, कभी एक बात, कभी दूसरी, कभी कुछ और। वो आप अपने मन में बस भगवान हनुमान जी का नाम ले रहे हो और कुछ नहीं, पर कुछ तो है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है, काफ़ी अलग। शायद वो ये बात कि वो आपके ऊपर पीछे से लगातार नज़र रख रही है। वो शायद आपको जानती है। आप डरे हुए हो, आपको यकीन है कि आप बचोगे, पर आप डरे हुए हो। आप एक बार बस पीछे मुड़ के देखना चाहते हो उसको, पर आपको पता है ये आपको नहीं करना। आपको कभी भी उस औरत को नहीं देखना है। सभी लोगों को ये बात पता है, कभी भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मृत्यु पक्की है। लगभग 5 से 6 मिनट बाद आप एक और चौराहे पे आते हो और आपको अपने घर जाने के लिए सीधा जाना है और रेलवे स्टेशन जाने के लिए दायां मुड़ना है। आप सीधा चलते रहते हो
और आपको पीछे से उस औरत की आवाज़ आती रहती है मुड़ने के लिए, पर वो कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती। थोड़ी देर बोलने के बाद एकदम चुप हो जाती है और फिर वही अपनी उल्टी सीधी बकवास करने लगती है। पर अजीब बात यह है, आप काफ़ी देर से साइकिल चला रहे हो, आपको घर अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पर आप नहीं पहुंच रहे। आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो, आप अपने माथे पर उपस्थित पसीने को महसूस कर पा रहे हो। थोड़ी देर और बीतती है और अब आप नोटिस करते हो एक बदलाव जो कि आपके आसपास के मौसम में हो रहा है। आप देखते हो कि चांद की रोशनी एकदम से ख़त्म हो गई है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बस आपका लाइटर है जो कि थोड़ी बहुत रोशनी कर रहा है। चांद अब भी वही आपको दिख रहा है, पर रोशनी ख़त्म हो चुकी है, मानो चांद आपको अंधेरे में रखना चाहता हो। कोई भी बात हो, पर आप अभी आसपास कुछ भी नहीं देख पाते सिवाय अपनी साइकिल के आगे थोड़े से रास्ते को, जो कि आप अपने लाइटर के ज़रिए देख रहे हो। पर ये काफ़ी अजीब है। आप इधर उधर देखने की कोशिश करते हो और सोचने लगते हो कि मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं क्यों नहीं पहुंच रहा। पर आपका लाइटर अब ख़त्म होने वाला है और आपको अब डर लगने लगा है। आप अब समझ चुके हो कि आप एक गोल चक्कर में फंस चुके हो। आप डर चुके हो। आपके पीछे बैठी वो औरत लगातार तेज़ तेज़ सांस ले रही है, जिसके कारण आपका डर लगभग बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावने तरीके से हो रहा है। थोड़ा और टाइम बीतता है और आप अब भी घर नहीं पहुँचे हो। आपको अब तक पहुँच जाना चाहिए था और आपको अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल बात मत करो, बिल्कुल मत देखना उसे, प्रार्थना मत रोकना। आप अपने मन में बार बार यही बोल रहे हो, पर आप अब कुछ नहीं कर पा रहे। आप बस अपने लाइटर को देखते हो और देखते हो कि उसके अंदर का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। फिर ये लाइटर आखिर कैसे चल रहा है? आप खुद से सोचते हो, शायद हो सकता है मेरी किस्मत में कुछ बात हो कि ऐसा हो रहा है, पर आप बस इस समय बचना चाहते हो। वो जो भी चीज़ है बस वो आ गई है जो कि आपको अभी तक ज़िंदा बचाए हुए है, और जो पीछे आपके बैठी हुई है इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो कौन है। और अब लगभग काफ़ी देर के बाद एकदम से ही वो सारा अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है और चांद की रोशनी वापस आने लगती है। आप देख पाते हो अपने आसपास की चीज़ों को, और जैसे ही आप देखते हो अपने सामने तो आपको एक बड़ा सा लोहे का बैनर दिखता है और उस पर कुछ लिखा हुआ है जिसे आप लगभग पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुकी है और उसको काफ़ी समय से मेंटेन नहीं करा गया है। और आखिरकार जब आप उसे पढ़ते हो तो आप एक सदमे में चले जाते हो। ये वही पुराना रेलवे स्टेशन था। आपको समझ नहीं आता कि आप उस जगह पे कैसे पहुँचे। आपको उस जगह पे नहीं आना चाहिए था और आप उसी जगह पर पहुँच गए हो। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, पर आप चलते रहते हो और आप सीधा स्टेशन के गेट के पास आकर ही रुकते हो। धीरे धीरे एक लाइट आपके चारों ओर फैलने लगती है। आप कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे और आपको दिख रहा है कि आपका लाइटर अब बस बुझने ही वाला है और आपके चारों ओर अंधेरा होने वाला है। बस 1 2 3 आपका लाइटर बंद हो चुका है। आप बार बार कोशिश करते हो अपने लाइटर को ऑन करने की। आप उसी जगह पे रुक चुके हो और बार बार उसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। आप बस इधर उधर देख रहे हो, बस पीछे नहीं देख रहे। लाइटर से कुछ चिंगारी निकलती हैं पर आग नहीं जल पाती। आप समझ चुके हो कि आपका लाइटर आपका साथ छोड़ चुका है। और अब आपको वो आवाज़ आती है, एक धीमी सी गुर्राने की आवाज़ जो कि ठीक आपके पीछे से आ रही है, और उसके अलावा तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़। आपके पीछे कोई है जो कि गुर्रा रहा है, काफ़ी अजीब और डरावने ढंग से। आपको पता है कि वही औरत आपके ठीक पीछे आपको मारने का बस इंतज़ार कर रही है। आपकी शरीर उस जगह पर जम चुका है और आप जानते हो कि आपका आखिरी समय है। अपने आखिरी समय में आप एक फ़ैसला करते हो, अगर आपको इसी जगह पर मरना है, इसी जगह पर अभी, तो आप देखना चाहते हो कि आखिर वो क्या है जिसने आपको मारा। आप देखना चाहते हो अपनी मौत की आंखों में। अगर मरना ही है तो कम से कम ये तो जान के मरो कि हम किस चीज़ से मरे हैं। आप हिम्मत करते हो पीछे पलटने की। आपके दिमाग में एकदम से सभी की बात आने लगती है।
पीछे कभी मत देखना, पीछे कभी मत देखना। पर आप एक झटके में पीछे देख लेते हो क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास कुछ भी करने को चाह है। आप जैसे ही पीछे मुड़ते हो आप हैरान रह जाते हो क्योंकि आपके सामने वही सीधी सी दिखने वाली औरत थी जो कि अपनी सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन उसके घूंघट से ढके हुए चेहरे के अंदर एक मुस्कान आपको दिख रही थी। और तभी आपको एक ज़ोरदार आवाज़ आती है चाकू के आपके पेट में जाने की। आप नीचे देखते हो तो आपके पेट में एक काफ़ी गहरा कट लग चुका है, आपके बॉडी से खून निकल रहा है। उसके बाद आपको अपनी साइकिल नीचे गिरने की आवाज़ आती है। इसके बाद आपको आवाज़ आती है खुद के नीचे गिरने की। आप ज़मीन पे गिर चुके हो, आप सामने देख पा रहे हो। पर सबसे डरावनी बात तो ये है कि आप बाहर हो और आपका शरीर नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हो कि आपके पैरों के पास जो लाश पड़ी हुई है वो आपकी ही है। इसके बाद आप देखते हो कि आपके पीछे खड़ी वो औरत आपको देखती है और आपकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। ये कोई खुशी की या फिर दुख की मुस्कान नहीं थी, ये एक डरावनी मुस्कान थी, बेहद ज़्यादा डरावनी। आप जानते हो कि ये मुस्कुराहट आपको ज़िंदगी भर सताने वाली है, शायद आज या शायद कल वो आपके ऊपर फिर से मुस्कुराएगी। आपका शरीर ज़मीन पर पड़ा हुआ है और तभी एकदम से एक अजीब सी चीज़ होती है। आप देखते हो कि कुछ नहीं हुआ है, आपका शरीर उठता है और आपकी छाती पर लगा हुआ घाव भी भर जाता है, आपके कपड़ों के सारे निशान मिट जाते हैं और आप साइकिल उठाते हो और उसके बाद अपना लाइटर, और उसके बाद आपका शरीर आपकी ओर ही देखता है और आपको देख के मुस्कुराता है। ये वही मुस्कुराहट थी जो कि आपको अभी अभी उस औरत ने दी थी। और इसी के साथ आपका शरीर आपकी साइकिल पर बैठता है और वहाँ से आपके सामने से चला जाता है। आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हो और अब आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना कोई दर्द, ना डर, ना ही किसी तरह की भूख, बस आप अंदर से खाली हो चुके हो। आप वहाँ पर अनंत काल तक बस खड़े रहते हो, बस इंतज़ार करते हो कि कुछ हो। आप बस इंतज़ार करते रहते हो पर कुछ नहीं होता। आप उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। आप भागकर उस पेड़ तक आते हो जहाँ पर आप उस मनहूस रात की शुरुआत में बैठे थे। जैसे ही सुबह होती है और अब सूर्य उगता है, आप देखते हो कि आपका शरीर गायब हो रहा है। आप दिन भर गायब हो जाते हो। जैसे ही रात होती है आप एक बार फिर से वजूद में आते हो। सबसे अजीब बात, आप बस बदल चुके हो। आपके गांव की कहानियां बदल चुकी हैं। वो औरत जिसकी बातें सभी लोग पुराने रेलवे स्टेशन के पास उस फाटक के पास करा करते थे, उसकी बातें सभी लोगों की याद से मिट चुकी हैं। पर बस आपको वो औरत याद है, आपको उसकी वो मुस्कुराहट याद है। आपको याद है किस तरीके से वो आपसे आपका शरीर ले गई उस रेलवे स्टेशन के पास अकेला छोड़कर उस सर्द रात में। गांव की वो डरावनी कहानियाँ अब बदल चुकी हैं। जो कि पहले एक बूढ़ी औरत के बारे में हुआ करती थी, अब वो एक अकेले आदमी के बारे में हो चुकी हैं। पर आपको कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। कोई नहीं जानता कि आप मर चुके हो। कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि आपका शरीर तो अब भी बाहर ही घूम रहा है, आपके बिना लगातार कई दिनों से, कई महीनों से जिंदा है और बस घूमे जा रहा है। आप यहाँ पर बस इंतज़ार कर रहे हो अपने ही जैसे किसी इंसान का, कोई बदकिस्मत इंसान जो कि आपको मिले। आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर आपके पास और कोई उपाय नहीं। आपको उससे उसका शरीर लेना ही होगा और आप बस इंतज़ार कर रहे हो। आप बस भटक चुके हो उस रेलवे स्टेशन से। आप ढूंढ रहे हो किसी ऐसे को जो कि आपको अपने साथ ले जा सके उस पुराने रेलवे स्टेशन तक। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एम करते हैं इस वीडियो पे 400 लाइक्स के लिए। आपको इस वाले नैरेटिंग स्टाइल में वीडियोस और चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।